तारीख 6 नवंबर साल 1989 जब पाकिस्तान के कलाकोट के हाजी पिक्चर रोड पर एक दुकान मालिक ने 13 साल के बच्चे को दुकान के पास पटाखा फोड़ने से मना कर दिया। लेकिन इस बात पर उस बच्चे को इतना गुस्सा आ गया कि उसने मोहम्मद बख्श नाम के व्यक्ति को छुरा मारकर घायल कर दिया। ये इस बच्चे का पहला जुर्म था। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बच्चा बड़े होकर बना रहमान डकैत। और पहले जुर्म के कुछ ही साल बाद 18 मई 1995 को उसने अपनी ही मां की हत्या कर डाली। इसी रहमान डकैत को धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवित कर दिया है। जुर्म और सियासत में अपनी पैठ बनाने वाला रहमान डकैत आखिर कौन कौन से बड़े अपराधों में लिप्त रहा है? क्या वो वाकई कटे सिरों से फुटबॉल खेला करता था? उसने अपनी मां को आखिर क्यों मारा? कैसे उसकी पहुंच सेना की खुफिया संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों तक ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति तक भी रही और बावजूद इसके वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पूरी कहानी जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में आपको हम बताने वाले हैं। उन्नीस साल की उम्र में रहमान डकैत ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि लोगों का दिल दहल गया। 18 मई 1995 की वो तारीख जब थाना कलाकोट की सीमा में रहमान ने अपनी ही मां खदीजा बीबी की हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक उसे शक था कि मां पुलिस की मुखबिर बन चुकी है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हत्या की वजह असल में रहमान का अपनी मां के चरित्र पर शक था और उसने अपनी मां की हत्या दुश्मन गिरोह के किसी सदस्य के संबंधों के चलते की थी। इस वारदात के बाद रहमान फरार हो गया था, जबकि उसे डकैत के नाम से बुलाया जाने लगा। रहमान बलोच कहें या रहमान डकैत, 90 के दशक में वो पाकिस्तान के कराची और उसके आसपास सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से गिना जाने लगा। रहमान के परिवार में अपराध की जड़ें बहुत गहरी थी। उसके पिता दाद मोहम्मद ने 1960 के दशक में अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी शुरू की थी। चाचा शेरू के साथ मिलकर उन्होंने लियारी को ड्रग तस्करी का बड़ा अड्डा बना दिया था। बात है 1970 के दशक की, जब भुट्टो सरकार के दौरान ये नेटवर्क और फैलता चला गया। रहमान डकैत और काला नाग की दुश्मनी लियारी की अंडरवर्ल्ड दुनिया की सबसे कुख्यात कहानियों में से एक है। काला नाग कराची के ड्रग और गैंग नेटवर्क का बड़ा नाम था, जबकि रहमान का परिवार भी हेरोइन तस्करी में लंबे वक्त से एक्टिव था। ड्रग रूट्स और इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों गैंग्स में टकराव बढ़ता गया। बचपन में रहमान ने कई बार देखा था कि काला नाग के आदमियों ने उसके पिता दाद मोहम्मद और परिवार पर हमले किए थे। यही घटनाएं उसकी सोच पर गहरा असर छोड़ गईं और उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगी। किशोर अवस्था में पहुंचते ही रहमान ने काला नाग गैंग पर पहला बड़ा हमला बोल दिया, जिसमें काला नाग के कई आदमी मारे गए और घायल हुए। इस घटना के बाद रहमान का नाम पुलिस की नजर में आया और गैंग वॉर खुलकर शुरू हुई। आखिरकार काला नाग एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे रहमान की मुखबिरी भी हो सकती है। काला नाग की मौत के बाद उसका गैंग बिखर गया और रहमान ने पूरे लियारी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस तरह काला नाग से चली दुश्मनी रहमान को कराची के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में बदल देने का बड़ा कारण बनी। 1990 के दशक के अंत में रहमान डकैत हाजी लालू के गैंग में शामिल हुआ। ड्रग्स, हथियार और रंगदारी चलाने वाला ये गैंग पीपीपी के संरक्षण में बेहद ताकतवर था। लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को संगठित किया और लियारी में अपराध कम कराते हुए समस्या सुलझाने वाला बनकर उभरा। इस दौरान हाजी लालू ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यही दौर रहमान की आगे होने वाली गैंग वॉर की तैयारी था। साल 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद रहमान ने गैंग की कमान संभाली और उजैर बलोच और बाबा लाडला को अपने करीब लाकर ड्रग ट्रेड और एक्सटॉर्शन का नेटवर्क फैलाया। लियारी उसका किला बन गया। छोटे अपराध रोककर उसने रॉबिन हुड जैसी छवि बना ली। लोग कहते थे कि उसके दौर में रात में भी सुरक्षित घूम सकते थे। इस बीच वो पीपीपी नेताओं के और करीब आता गया, जिससे लियारी की राजनीति पर बड़ा असर पड़ा। रहमान डकैत साल 2003 से 4 तक लियारी का सबसे ताकतवर डॉन बन गया।
अरशद पप्पू से उसकी गैंग वॉर शुरू हुई। ड्रग्स, हथियारों, टैंकर और जमीन कब्जों से वो करोड़ों कमाने लगा और लियारी वाइल्ड वेस्ट बन गया। गरीबों की मदद कर उसने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई और पीपीपी का भरोसेमंद वोट बैंक संरक्षक बन गया। साल 2006 तक तो रहमान कराची और बलूचिस्तान के कई इलाकों में 34 दुकानें, 33 घर, 12 प्लॉट्स और 150 एकड़ खेती की जमीन का मालिक तक बन चुका था। उसने कुछ जायदाद ईरान में भी खरीद ली। हालांकि कई अधिकारियों का दावा है कि 2006 के बाद की जायदाद इससे कई ज्यादा है। रहमान के राजनीतिक गलियारों और बलूचिस्तान के राजनीतिक और जातीय संगठनों से भी संपर्क बढ़ने लग गए। साल 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी यानी पीएसी बनाई, जो गैंग का कवर बनकर चला। बाहर से ये शांति और मदद का संगठन दिखा, लेकिन अंदर एक्सटॉर्शन जारी था। उजैर बलोच को कमांडर बनाया गया और पीएसी के ऑफिस पूरी लियारी में खुल गए। पीपीपी का समर्थन मिलने से पीएसी इलाके की पैरेलल सरकार बन गई और रहमान की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई। जैसे कि हमने आपको बताया कि रहमान डकैत का सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। 2008 के बाद दोनों के बीच गैंग वॉर भड़क उठी थी। एमक्यूएम समर्थन पप्पू और रहमान के गिरोहों के बीच रोज खून बहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान ने पीपीपी के समर्थन से उजैर बलोच और बाबा लाडला के जरिए पप्पू को लियारी से बाहर धकेल दिया। इसी दौर में वो और खौफनाक होता गया। ये अफवाहें तक फैली कि वो कटे सिरों से फुटबॉल खेलता है। ऐसी अफवाहों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस संघर्ष में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। रहमान ने पप्पू के पिता पर भी हमला बोला, जिससे ये लड़ाई पीपीपी और एमक्यूएम टकराव का प्रतीक बन गई थी। साल 2009 तक तो रहमान डकैत शेरे लियारी कहलाने लगा। उस पर 80 से ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन पीपीपी के राजनीतिक संरक्षण ने उसे लगभग अछूता बना दिया था। वो बेखौफ होकर अपना गैंग चलाता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हालात तब बदलने लगे जब इसी दौर में बेनजीर भुट्टो की दिन दहाड़े हत्या हुई। इस घटना ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया और रहमान की सुरक्षित जमीन अब खिसकने लगी। तारीख 9 अगस्त साल 2009, जब रहमान डकैत अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील के साथ स्टील टाउन की ओर जा रहा था, तभी एसएसपी चौधरी असलम की टीम ने उसकी कार रोक ली। पुलिस के रवैये से रहमान को खतरे का आभास तो हो गया और उसने साथियों समेत फायरिंग शुरू कर दी। इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उसने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ छिड़ गई। कुछ ही मिनटों में गोलियां थम चुकी थी। रहमान और उसके तीनों साथी ढेर हो चुके थे। कहा जाता है रहमान को 22 गोलियां लगी। पुलिस ने कार से भारी हथियार भी बरामद किए। रहमान की पत्नी ने उसकी मौत को फेक एनकाउंटर बताया, जिसके बाद एसएचसी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। परिवार का दावा था कि रहमान को किडनैप कर मार दिया गया और पोस्टमार्टम में भी 3 फीट की दूरी से गोली चलने के निशान मिले थे। उसकी मौत से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। रहमान की मौत के बाद पीएसी टूटने लगी और उजैर बलोच ने गैंग की कमान संभाल ली। उसके जनाजे के दौरान फायरिंग में भी 7 लोग मारे गए और लियारी में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। इस घटना का राजनीतिक असर पीपीपी पर भी पड़ा। रेंजर्स के 2013 ऑपरेशन के बाद हालात कुछ सुधरे, लेकिन लियारी में रहमान को अब भी रॉबिन हुड की तरह याद किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।